गलत बात है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये मेरी खुद की आप बीती कहानी है, इसलिए बता रही हूँ तुमको। यहाँ देखो, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मैं अपना बता रही हूँ, जब मैं क्लास 12th में पढ़ती थी तो हमारे यहाँ मैथ्स के 3 पेपर होते थे फाइनल में बोर्ड में। एक होता था 35 मार्क्स का, दूसरा भी 30 का, तीसरा 35 का। बोल कौन रहा है? बोलिए नहीं। तो ये तीनों में ही मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। 35 नंबर का, 30 नंबर का और 35 नंबर के 3 एग्जाम होते थे मैथ्स के, और किताबें होती थी 7 12th, और वो 7 किताबें हम 11 से लेकर 12 तक पढ़ते थे, और पूरा 11th और 12th का कोर्स पूरा 12th में आता था, 2 साल। ठीक है, इसमें मैंने शायद 6 नंबर का क्वेश्चन छूट गया मेरे से, पूरा नहीं हो पाया। इसमें 9 नंबर का छोड़ दिया, या पता नहीं यहाँ 9 का, 6 का, ऐसे कितने हो गए? 24। 100 में से 24 माइनस करो, 76। इतना ही मैं कर पाई, और इसमें से मेरे 74 मार्क्स आए। 76 का ही मैं अटेम्प्ट कर पाई, मतलब मेरे आते हुए क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? टाइम मैनेजमेंट के कारण। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़ा दुख होता है कि हम अगर आते हुए हमारा छूट जाए, नहीं आता तब छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें आता है और हम छोड़ दें या हमसे छूट जाए तो ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, अब आप कहते हैं बेटा PD1 में कितने नंबर आए थे, या 9th के फाइनल में कितने नंबर आए थे? मैम मुझे तो याद ही नहीं। मैंने 2000 में 12th किया था, मुझे अभी भी याद है कि मेरे क्लास 12th में मैथ्स में इतने नंबर थे। कैसे याद नहीं है तुम्हें? मेरे को सारे नंबर याद है, पाँचों सब्जेक्ट के, 12th के भी, पाँचों सब्जेक्ट के, 10th के भी। और हो सकता है चलो 9th 8th थी, मुझे अब याद नहीं है, आपको भी याद नहीं रहेंगे आगे, लेकिन 10th 12th के सबको याद रहते हैं। पर 9th जो आप जस्ट करके आए हैं, अभी तो 9th से 10th में आए दिन ही कितने हो रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए फाइनल में कितने नंबर थे तो आप कहते हैं मुझे याद नहीं। गजब बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने मैथ्स के पेपर पे। इसमें सेक्शन ए में आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, सब यहाँ देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन, वहाँ पर जो आपको सबसे खास बात ध्यान रखनी है वो है नोट। क्वेश्चन पेपर में हमें ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या है। कई बच्चे इसको सिर्फ यही पढ़ के गलत करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल लिखा है, तो आप कई बच्चे ये पूछेंगे कि इरेशनल कौन सा है। इरेशनल नहीं पूछा है, कौन सा इरेशनल नहीं है पूछा, कौन सा इरेशनल है नहीं पूछा है, कौन सा इरेशनल नहीं है पूछा है। मैक्सिमम एग्जाम्स में, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस नोट को पढ़ना हम भूल जाते हैं, इस पर बहुत ध्यान देना, इससे बहुत क्वेश्चन गलत है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा इरेशनल नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनिए कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा है √3 प्लस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और तीसरा है 2√7/7, ये है ना, और चौथा है √2 माइनस √3 और √2 प्लस √3। अब ध्यान से देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे? नहीं, सारे ऑप्शंस को चेक नहीं करेंगे। देखो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें कोई एक ही ठीक होगा। अब जो बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या जिसने कंसेप्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा, या जो दिमाग नहीं लगाता है, वो चारों को चेक करें और सोचो, जिस क्वेश्चन में 1 मिनट लगना चाहिए, अगर आप उसमें 4 से 5 मिनट खर्च करते हैं तो टाइम तो आपके पास लिमिटेड ही है। तो 1 मिनट के क्वेश्चन में 5 मिनट लगाएंगे तो कहीं तो बैलेंस होगा, यानी जिस क्वेश्चन में 5 मिनट लगाने चाहिए थे, यानी 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन जो लास्ट में होगा वहाँ टाइम कम पड़ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बुद्धि लगाना। भाई ये होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर में स्क्वायर है नहीं, बी स्क्वायर में स्क्वायर आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर जगह पर 2ab वाले टर्म में तो रूट रहेगा ना। अरे 2ab वाले टर्म में √3 रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ ध्यान दो, 2ab पे √3 रहेगा, तो जिसमें √3 रहेगा वो रेशनल कैसे होगा? सेम यहाँ पर a²
बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी 2ab में रहेगा, √6 आएगा। अरे आएगा, तो ये रेशनल नहीं होगा। ये तो √7 है, ये √7 कहीं से हट ही नहीं सकता, तो ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल। इसमें होगा a प्लस बी a माइनस, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट हट जाएगा। अब रूट हट गया तो ये रेशनल हो जाएगा। उसने यही पूछा है कि कौन सा इरेशनल है। देखो क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं ट्विस्ट करके। यहाँ ध्यान दीजिए, क्लास 10 बी अटेंटिव। अगर मुझे एक बार भी लगा कि आप सुन नहीं रहे और ध्यान नहीं दे रहे, मैं आगे एक भी क्वेश्चन नहीं आपको डिस्कस करूँ। इतना टाइम मेरे पास फालतू नहीं, फिर मैं पढ़ाने लगूँ। ये पूछा क्या उसने, वो ये भी पूछ सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि इनमें से कौन सा रेशनल है, लेकिन आपके दिमाग को घुमाने के लिए उसने ये पूछ लिया इसमें से कौन सा इरेशनल नहीं है। मतलब तो वही है कि कौन सा रेशनल है, तो रेशनल कौन सा होगा। समझ गए बात को। तो आप जिसने पहला क्वेश्चन गलत कर दिया है वो अपना एक नंबर यहाँ 0 कर। आप अपने नंबर खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, चिंता मत करिए, कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही है नीचे, और कितने बच्चों का गलत है। जितनों का सही है उतनों का ही गलत है। अभी कितना सरल था देखिए। अब आपको लगता है कि कठिन है, लेकिन क्वेश्चन कठिन हो ऐसा जरूरी नहीं। अगला देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है लिसन टू मी। फिर वही, आपस में बातचीत नहीं करनी। अभी आप सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर को मिलाइए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे बाद। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 and 2 ओनली इज। अब ये कह रहा है अगर एक पॉलिनोमियल है, लिसन टू मी क्लास, अगर एक पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोस है -3 और 2, तो उसकी डिग्री क्या होगी। जिसके दो ओनली 2 जिसके 0, भाई 2 जीरोस है तो डिग्री क्या होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही तो 2 सॉल्यूशन आते हैं, और क्वाड्रेटिक होगी तो डिग्री 2 होगी। इसमें क्या सोचना था भाई, क्वाड्रेटिक के कितने सॉल्यूशन आते हैं, कितने फैक्टर आते हैं, क्यूबिक के कितने आते हैं, लीनियर के कितने होते हैं। तो ये इसने ऐसे नहीं पूछा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी भी नहीं, आपको ट्विस्ट करा उसने। ये पूछा कि अगर उसके 2 वो है जीरोस हैं तो उसकी डिग्री कितनी होगी। भाई बुद्धि लगाइए, ये बात तो मैंने चिल्ला के 500 बार क्लास में कही होगी। क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं, लीनियर का ओनली 1 होता है, तो इसके 2 होंगे। अब कितनों का सही है क्वेश्चन, चलो जिसका सही है 1 कर लो, प्लस जिसका गलत है 0 कर लो। और आप बना के भी देख सकते थे भाई, ज़्यादा समझ में नहीं। देखो आप देखो, 1 नंबर के लायक क्वेश्चन है। कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, और इसमें आप 2 मिनट तो घूमते ही रहे होंगे वहाँ। मैम ने कितना टफ क्वेश्चन दे दिया। ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। दिस कैन बी कॉल्ड CBA क्वेश्चन। आपका कंसेप्ट बिल्ड हुआ है कि नहीं, कि 2 फैक्टर हैं या 2 जीरोस है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड का। लेंदी था, क्या लेंदी है इसमें, अब तुम सोचने में 10 मिनट लगा दो तो लेंदी अपने आप ही हो जाए। अगला, जिसका गलत है 0 कर लो। कितना मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये CBA क्वेश्चन, ये मैं आपको क्लास में करा चुकी हूँ, इसको मैं नहीं एक्सप्लेन करूँ। आगे बढ़ जाते, आंसर भी पता होगा इसका। हाँ C होगा, पता नहीं जो भी आंसर था इसका। अभी मैं इसको पढ़ भी नहीं रही हूँ, ये मैंने करा दिया था। आगे अरे आगे बढ़ जाएं। ये क्वेश्चन क्लास में हुआ है, ये क्वेश्चन CBSE की साइट पे है, वहाँ इसका आंसर भी है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। ठीक है। अगला, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु, दीक्षित दीपक कौन है, मैं जाऊँ बेटा, गुड। अगला, कितना अच्छा बच्चा थे। सॉरी, तुरंत कोई दूसरा सेंटेंस में सॉरी, बात ही खत्म, आगे डांट पड़े तो सब सॉरी नहीं बस। चलो अच्छी बात है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना इज अ बिग थिंग। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर -4 and -5 इज। ऐसा क्वाड्रेटिक, देखो ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें 4 लिखे हुए हैं ना बेटा। चारों किसमें है, सिंगल वेरिएबल में
अब जिसके दो जीरोज है, एक है x इक्वल्स टू -4, दूसरा है x इक्वल्स टू -5, तो इसका बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा x + 4। इधर लाते हैं ना, अरे इधर लाते हैं ना फैक्टर के लिए, इधर लाएंगे, एक बनेगा x + 5, क्या हो गया x + 5 भी 3। कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अरे मल्टीप्लाई तो करोगे फैक्टर को, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके फैक्टर आते हैं, फैक्टर को मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल आता है। तो इक्वेशन बनेगी x² + 5x + 4x + 20, x² + 9x + 20। अब जिसका सही है वो एक नंबर जोड़ लो, जिसका गलत है वो एक नंबर माइनस कर लो। ये क्या बन गया, चलिए आगे बढ़ जाए। 4 क्वेश्चन में से कितने सही हो गए? अच्छा 4 आउट ऑफ 4 वाले हाथ खड़ा करो। ये खड़ा कर रहा है वीरेंद्र, इसने चारों तुक्के मारे भाई साहब, और तुक्के कितने निशाने पे लगे इसके देखो। चलो अगला, मैं मान सकती हूँ कि लिसन टू मी क्लास 10, इसका ये मतलब नहीं है कि वीरेंद्र को चारों क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं कब से पढ़ा रही हूँ मुझे पता है। आगे देखो, चलिए नेक्स्ट। अब ऐसे तुक्के तुम्हारे अगर बोर्ड में काम आ जाए तब फायदा, यहाँ काम आके कुछ फायदा नहीं। अगला देखो, तुझे तो मैंने सुनो, PT1 जो होता है वो होता है PT1, PT2, PT3 होते हैं इंटरनल के मार्क्स देने के लिए। बोल लो, बात कर लो, तुम्हारा पूरा हो जाए मैं बैठ जाती हूँ भाई, ला चेयर पे, फिर मुझे बता देना मैम हमारी बातचीत पूरी हो गई। रखो। चलिए मैं ये बता रही हूँ कि जो PT1, PT2, PT3 होता है ना बेटा, उसके जो बेस्ट 2 के मार्क्स होते हैं, मतलब 3 में से जो 2 होते हैं बेस्ट 2, उसी के मार्क्स के आधार पे हम निकालते हैं कि आपको इंटरनल में 20 में से कितने नंबर देंगे। अब इसका सेट है, वीरेंद्र को मैं 17 नंबर दूंगी, सेट है, हाँ 20 में से 17 बस। देखो 17 से कम मैं नहीं देती हूँ किसी को, ये मैं आपको बता दूँ। 17 से कम 16 पे दे दूँ बहुत, लेकिन 17 में कोशिश करती हूँ कि मैं दे दूँ। तो वहाँ आपका काम है कि आप बाकी के खींच लें, 17 दूनी 34, कम से कम 17, 18 आप वहाँ खींच लें, ठीक है। 17 से कम नहीं देती हूँ मैं, ये मेरा एक रूल है, कोशिश करती हूँ कि नहीं दूँ। अब मैंने आज ही बता दिया वो 17 के लायक भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वीरेंद्र के कितना ही अच्छा हो जाए, मुझे पता है कितने नंबर लाए, 16-17 तो मतलब मैं दूंगी ही, कितना भी खराब बच्चा होगा उसको 16-17 तो देंगे ही यहाँ से। तो वहाँ से बाकी आप कोशिश करिए कि आप थोड़े खींचो, और जो अच्छे होंगे उनको 20 में से 20 भी देंगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ग्राफिकली द पेयर ऑफ दिस एंड दिस, ये 50 बार क्लास में हो चुका है। ये कैसी इक्वेशन है, इसमें आपने क्या चेक करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C। अब मुझे एक बात बता दीजिए, क्लास 10 यही बात है, तुम्हारे साथ ना अच्छी भाषा और अच्छे मूड से बात नहीं करनी चाहिए, बहुत ही घटिया क्लास है, क्लास में सच कह रही हूँ। तुम वो नहीं सुना तुमने, एक बहुत पुराना डायलॉग है पहाड़ी में, कहते हैं हमारी तरफ लातों के भूत बातों से नहीं मारते। यहाँ देखो, अब जिस बच्चे को पता है, क्या उसको ये लिख कर भी देखने की जरूरत है इसमें? भाई मन में ही देख लो, A1/A2 क्या आएगा यहाँ से 7/21, ठीक है। तो क्या हो गया 1/3, B1/B2 आएगा -1/-3, यानी ये भी हो गया 1/3। हाँ ये बराबर आएंगे तो इनको चेक करेंगे, देख लो। फिर C1/C2 क्या आ रहा है, कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट। क्लास 10 नाउ। अच्छा अब मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, मैं सीधे क्वेश्चन समझाते जा रही हूँ। इधर देखो, अगला देखो, द लाइन्स represented by the linear equation x equals to a and x equals to -b are, ये बता दो कौन बताएगा, इसको समझाएगा। अब मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, हैंड रेस करेंगे आप। ये है आपका कार्टेशियन प्लेन, दिस इज x x डैश, दिस इज y y डैश।
अब मुझे ये बताइए, ये है ओ ओरिजिन, x इक्वल्स टू ए लाइन कहाँ पर होगी, कैसे होगी? हैंड रेस करेंगे जिसको आता है। x इक्वल्स टू ए लाइन कहाँ पर होगी, कैसे ड्रॉ होगी? प्रैक्टिकली भी आना चाहिए, नन ऑफ दीज। प्रैक्टिकली बताइए, तुक्का तो मैं भी मार लूंगी। x इक्वल्स टू ए लाइन कहाँ पर ड्रॉ होगी? कोई है इस क्लास में धुरंधर? बता ले, कौन बताएगा? जल्दी ड्रॉ करिए x इक्वल्स टू ए लाइन। कितनों को आता है? अरे हैंड रेस करिए। अच्छा, कितनों ने तुक्का मारा? हैंड रेस करिए। पूरी क्लास ने ही तुक्का मारा भाई साहब, नीचे करो। कितनों ने समझ के करा? हैंड रेस करो। समझ के जिसने करा वो तो किसी में हाथ नहीं खड़ा कर रहा, ना समझ के में ना तुक्के में। x इक्वल्स टू ए का मतलब कि यहाँ समझ लीजिए, ये क्वेश्चन सेम भी रिपीट हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो जो क्वेश्चन समझा रही हूँ ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी। ले जाओ, ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं, यहाँ समझ लो ताकि वहाँ ना सर पीटना पड़े। x इक्वल्स टू ए का क्या मतलब है? x इक्वल्स टू ए का मतलब है a,0 यानी y में हम नहीं गए हैं, सिर्फ x एक्सिस पे ही चले हैं जहाँ तक भी चले हो। तो x इक्वल्स टू ए लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होती है। ये है x इक्वल्स टू ए कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 6, मान लिया 4 है, समझ लो। x इक्वल्स टू 4 लाइन है, मान लिया, इसी को कहते हैं x इक्वल्स टू ए लाइन। x इक्वल्स टू ए लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होती है, y इक्वल्स टू ए लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होती है। y इक्वल्स टू ए कह रही हूँ या y इक्वल्स टू b कह रही हूँ, तो इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट 0 है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही है, यानी हम y एक्सिस के ऊपर ही चले हैं जहाँ तक भी चले हों। तो अगर इसमें क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू माइनस बी, क्या दे रखा है, सॉरी x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू माइनस बी। अब x इक्वल्स टू बी तो a तो इधर हो गई और x इक्वल्स टू माइनस बी किधर होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी पैरेलल ही होगी। क्या होगी? कौन कह रहा y डैश में होगी? x एक्सिस में चलना है भाई साहब, y एक्सिस में जाना ही नहीं। इधर जाने का मतलब तो y एक्सिस में चल रहे हैं, x एक्सिस में जाना है, y में नहीं चले हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये दोनों लाइन जो है R कैसी लाइन होंगी? पैरेलल। अरे कैसी लाइन होंगी? पैरेलल लाइन होंगी भाई साहब। x इक्वल्स टू ए लाइन इधर होगी, x एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है ऐसे। x इक्वल्स टू बी लाइन, माइनस बी लाइन x एक्सिस में माइनस डायरेक्शन में होगी। दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। आगे बढ़ जाते हैं। द पॉलिनोमियल, अब आपको देखो, अभी तक मैंने आपको 6 क्वेश्चन बता दिए। अब आपको लग रहा होगा इसमें से कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था। ये सारा बुद्धि का समझ का खेल होता है। अगला देखो, द पॉलिनोमियल दिस इज, ये आप कर लेंगे, इसको तो सॉल्व करना था, सॉल्व करके बता देना है कि ये कैसा है। x इंटू, अरे सब अकलमंद नहीं है, यहाँ देखो कुछ ऐसे भी है जो अकलमंद नहीं है। मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस। ये है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़ जाएं। बी अटेंटिव एंड लुक एट द बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, द if k plus 7, 2k minus 2 and 2k plus 6 are 3 consecutive terms of an AP, then the value of k। consecutive का मतलब 1000 बार बताया होगा कम से कम जब मैं AP करा रही थी, लगातार आने वाले, जैसे 1 2 3 4 consecutive नंबर हैं, लगातार आने वाले। अब अगर ये AP के, कौन
अगर ये AP के 3 नंबर हैं, AP ये खुद ही कह रहा है, इसको AP अपने आप कह रहा है, तो भाई सबसे पहले आएगा k + 7, फिर आएगा 2k - 2 और फिर आएगा 2k + 6, आएगा कि नहीं? और ये एक AP है कह रही है। अरे भाई AP है तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अगर ये AP है तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा डिफरेंस, यानी जो A2 - A1 की वैल्यू आएगी वही A3 - A2 की भी वैल्यू आएगी। अब A2 - A1 क्या आएगा? 2k - 2 में से माइनस कर दीजिए k + 7 को, तो 2k - 2 - k - 7 कितना आया? ये हो गया k - 9, ये आई A2 - A1 की वैल्यू। अब A3 - A2 निकालो, तो 2k + 6 में से ये माइनस कर दीजिए 2k - 2, हमेशा ब्रैकेट लगा के करा करो, इससे गलती नहीं होती है। -2k + 2 कितना आया? कितना आया? 8। अरे 8 आया, मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, ध्यान दीजिए। अब ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? इसको D1 कह दीजिए, इसको D2 कह दीजिए। कॉमन डिफरेंस बराबर होगा क्योंकि AP के टर्म्स है, यानी D1 = होगा D2, यानी k - 9 = होगा 8, k = होगा 8 + 9 है ऑप्शन। ऑप्शन D इज राइट। कितने बच्चे, ईमानदारी से बताइए, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन करना आता था? तुक्के से तो बहुतों का सही हो गया होगा, किसी ने A मारा होगा, किसी ने B, किसी ने C, D, वो छोड़िए। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन करना आता था? इसको आता था, ये कह रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नहीं करवाया ये क्वेश्चन। चलो आगे देखो, कितने क्वेश्चन हो गए? 8, 9। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड 1/α + 1/β। बेटा मेरे को ना एक ही चीज़ चाहिए होती है, दैट इज़ कंसंट्रेशन एंड शांति। अगर आप मिसबिहेव करेंगे या आप कैजुअल एटीट्यूड दिखाएंगे तो मुझे कुछ नहीं पड़ी है कि मैं ये एक्सप्लेन करूं। मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगी, आपको दे दूंगी, वहाँ आप देख लीजिएगा कि आपके कितने नंबर आए। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपके क्वेश्चन गलत हुए तो क्यों हुए, उनको करना था तो कैसे करना था, ताकि आप बोर्ड में या PT2 में, PT3 में या फिर प्री बोर्ड में सेम मिस्टेक ना दोहराएं, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के फ्रेम होते हैं। लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट है नहीं। कितने टीचर्स आपके सारे क्वेश्चन पेपर को यहाँ बताते हैं एग्ज़ाम के बाद सारा सॉल्व करके? जब बता रही हूँ तो उसको ध्यान से सुनिए। इफ़ यू विल शो द कैजुअल एटीट्यूड देन लेट इट गो। सही है वो? नहीं मैम, जाते आते ऑल्टी कर दूँ। क्या खाया वो? चलो इधर देखो। उसके बाद अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज है तो आपको बताना है 1/α। ये बता दीजिए, अमन बताएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा। 2x² - 5x + 7। अल्फा और बीटा इसके दो, मैं लगातार देख रही हूँ तुम इस लाइन को पूरी को बहुत फूट दूंगी मैं यहीं पे आके, कैमरे पे बोल रही हूँ। ये अगर इसके दो क्या है जीरोज हैं तो आप निकालिए 1/α + 1/β। देखो पहले ना ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये और इस जैसा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये इधर चले जाएगा और ये इधर, तो ऊपर आ जाएगा बीटा + अल्फा, उसको हम अल्फा + बीटा भी लिख सकते हो, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। अब ये कितना सरल है, देखो सम ऑफ जीरोज निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, डिवाइड कर दो। बात समझ आ रही है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 1/2 + 1/3। तो क्या आ जाता है ऊपर 2 + 3 और नीचे क्या आ जाता है, दोनों का एलसीएम 2 × 3। अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a। -b हो जाएगा 5, क्योंकि b -5 है तो -b 5 हो जाएगा अपॉन 2, और c/a नहीं हो जाएगा 7/2। दोनों को अपॉन में रखेंगे तो 5/2 अपॉन 7/2, 2 से 2 कट गया, दिस इज 5/2।
ये देख के खुश मत होइए कि सही है, खुश ये सोच के होइए कि हाँ मैंने भी यही कंसेप्ट लगाया था, यही दिमाग लगाया था और तब मेरा सही है। तुक्का मार के सही है मत खुश होइए, ये नंबर आपके कहीं ऐड थोड़ी हो रहे हैं। खुद सोचिए क्या ये नंबर कहीं ऐड होते हैं? तो इनका बेनिफिट क्या है? सिर्फ अपना असेसमेंट कि मुझे कितना आता है। ये नंबर आपके कहीं भी ऐड नहीं होते, ना PT1 के, ना PT2 के, ना PT3 के, ना प्री बोर्ड 1 के, ना प्री बोर्ड 2 के। सिर्फ बोर्ड की मार्कशीट अलग ही आएगी। लेकिन इससे अपने आप को जज कीजिए, सिर्फ ये सोच के खुश होना कि हाँ मेरा सही है, लेकिन अपने अंदर शर्म महसूस करो सही तो है पर मैंने तुक्का मारा। खुश ये सोच के होइए हाँ मैंने भी इसी लॉजिक के साथ किया था इसलिए मेरा सही है, यानी मुझे क्वेश्चन आता है जैसे मैम बता रही है ऐसे ही मैंने किया। कैसे? मत करना ऐसे ना, टाइम कंज्यूमिंग। हमें एक नंबर के क्वेश्चन को एक ही नंबर लाइक टाइम देना, ये ध्यान रखिए। जो इजीएस्ट मेथड से होता है उसको ऐसे नहीं करना है। अगला ये हो गया द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। इसका तो फॉर्मूला ही पता है आपको, क्या है फॉर्मूला बताओ? Sn इक्वल्स टू n प्लस 1, यही था ना, यही था। n पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहे हैं, नेचुरल नंबर कह रहे हैं, वो सारे कॉन्जिक्यूटिव तो हुए भाई, नेचुरल हैं तो एक से ही तो शुरू होंगे सारे लगातार। Sn के 3 फॉर्मूलों में से एक ये था ना, ये वाला अप्लाई करेंगे आप। कितने का पूछ रहा है ये? 100 का। तो 100 प्लस 1 हो जाएगा 101 अपॉन कितना हो जाएगा? 5050। देखो 20 सेकंड लगे इसको, 20 सेकंड का क्वेश्चन। अब इसमें तुम लगाओ Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जो ये लगाएगा वो गधा है। क्वेश्चन इसी अप्रोच के साथ दिया जाता है कि उसको कम टाइम में हो जाए। बुद्धि आपने अपनी लगानी है। बहुत सारे बच्चों ने ये भी लगाया होगा, डी निकाला होगा, ए पता करा होगा, फलाने ठिकाने पता नहीं। आगे देखो, आगे बढ़ जाए। 10 क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये बताइए 10 में से 10 किसका स्कोर हुआ है अभी तक? 10 आउट ऑफ 10 किसका स्कोर हुआ है? 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से 10 वाला कोई नहीं, ठीक है। और उससे नीचे तो फिर होंगे। चलो अगला देखो, द 7 टर्म फ्रॉम द एंड। इस एपी का एंड से 7 एंड वाला फॉर्मूला क्या था? Tn का a माइनस n माइनस 1 d, या तो ऐसे क्या बोला है? a प्लस हो जाता है, a प्लस n माइनस। बेटा लास्ट से पूछ रहा है, लास्ट से पूछ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, इनटू माइनस b। लास्ट से पूछ रहा है, बात यही है, यही माइनस मैंने यहाँ लगाया है। इसको l इक्वल्स टू लिखते हैं। एक ही बात है, लास्ट वर्ड नहीं पढ़ा, लास्ट से पूछ रहा है। ये बात मैंने स्पेसिफिकली आपको क्लास में बताई थी कि जब लास्ट से निकालते हैं तो यहाँ माइनस लगा लीजिए या फिर इसको माइनस कर लीजिए, एक ही बात है। इसी डी का माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। तो एल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। और बहुत बार इसको पूछता है एक नंबर में, क्योंकि उसको पता है कि आपको स्टार्टिंग से लगाना तो आता ही है। और 100 में से 90 बच्चे इसमें भी प्लस ही लगाते हैं, गलत। लास्ट से, ठीक है। कितना आएगा आंसर? ए की जगह क्या रखेंगे? कितना आएगा फिर? अरे ये तो कर ही लोगे, इसको करके थोड़ी बताना है। आंसर बता दूं? मुझे भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा सॉल्व, यहाँ आंसर लिखे हैं क्या? तुमसे ही तो लिया मैंने पेपर, सॉल्व करो। क्या हो जाएगा बता अमन? तेरी मार नहीं पड़ी।
नीचे हो गया। चलो क्या होगा बताओ, तुम तो मुझे सिखाने में रहो, काम करो। 49 माइनस n कौन सा सातवां टर्म, d क्या होगा, d कितना है -5 + 8 कितना जगह 3, कितना हो गया 6। 31 C is the right answer. 31 C is the right answer. अरे राइट आंसर टिक भी कर लेना, मुझे भी दे देना एक चेक करने के लिए, मुझे आसानी होगी। मेरे को फिर घर पे जाके सॉल्व करना पड़ता है, मुझे क्या रटे हुए थोड़ी है इनको, मैं भी तो सॉल्व भी करती हूँ भाई, मैं भी पहले पूरा पेपर सॉल्व तो करूँगी, मुझे कहाँ से रट जाएंगी, मैथ्स में रटे थोड़ी है। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था देखो। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, लिसन टू मी। दीपक स्मॉलेस्ट, खड़े हो जा दीपक, बता स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? बात कर लो, गप्पे मार लो, कभी मत सुन। 9 वाई बाद में, इधर बाहर निकल। सबसे छोटा प्राइम नंबर, हु विल टेल, बताओ बताओ। 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है 501 बार मैंने क्लास में बताया कि 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है लेकिन इवन है, और सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। दीपक को कुछ नहीं पता है, 5 कह रहा है क्या क्वेश्चन के हिसाब से? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ऑड कंपोजिट बता, सबसे छोटा ऑड एंड कंपोजिट बता। फिर ऑड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? कौन बोल रहा है? कौन वो बोल रहा है, तू बोल रहा है उसके साथ, है ना, वही बताएगा तुझे बोर्ड के एग्जाम। ये क्या है? ऑड नंबर। अब वो कह रहा है सबसे छोटा ऑड कंपोजिट, ये ऑड है लेकिन कंपोजिट नहीं है, ये भी ऑड है कंपोजिट नहीं है, ये भी ऑड है कंपोजिट नहीं है, ये भी ऑड है कंपोजिट नहीं है, ये है सबसे छोटा ऑड कंपोजिट। ऑड कंपोजिट का मतलब क्या है? ऑड भी हो और कंपोजिट भी हो। कंपोजिट माने अपने अलावा भी किसी से डिवाइड होता हो। इन दोनों का एलसीएम बताना है। अरे इन दोनों का एलसीएम, दोनों क्या है? बिल्कुल अलग नंबर है, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आता है, तो उसका एलसीएम कितना आएगा? उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड। जिसको पता है कि सबसे छोटा प्राइम कौन सा होता है, जिसको पता है ये कंसेप्ट कि सबसे छोटा ऑड कंपोजिट कौन सा होता है, मल्टीप्लाई करने में कितनी देर लगा लेगा वो? अरे कितनी देर लगा लेगा? ओरल मन में ही कर लेगा इतनी कैलकुलेशन। तो फिर तुझे तो ऑड ये वही नहीं पता प्राइम। क्लास 6 से बताती आ रही हूँ मैं प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाती हूँ मैं, और जब नंबर सिस्टम पढ़ाती हूँ किसी भी क्लास को तो नीचे से ही शुरू करती हूँ, नेचुरल नंबर से सारे बताती हूँ। जबकि नेचुरल नंबर 5th में है, फिर होल नंबर 6 में है, फिर इंटीजर 7th में है, उसके बाद 8, 9 करके यहाँ आप रियल नंबर पे पहुँचते हो। लेकिन मैं सारा बताती हूँ स्टार्टिंग से। तो ये हाल है। अभी जब हमने ये वाली एक्सरसाइज करी थी, बीच में जब सीबीए क्वेश्चन कर रहे थे, तब भी मैंने सारा बताया, किसको कंपोजिट कहते हैं, किसको ऑड कहते हैं, किसको इवन कहते हैं, कुछ बताया। अगला, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ पर भी नेचर ऑफ द रूट वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट चेक करना। क्या मतलब होता है? यानी कि b² - 4ac चेक करना है। इसकी 3 कंडीशन हो सकती है, या ये पॉजिटिव आए, या ये 0 आए, या ये नेगेटिव आए। पॉजिटिव आएगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 अलग अलग रूट बने। 0 आएगा तो 2 इक्वल रूट या सेम रूट, और ये आएगा तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये 3 कंडीशन होती है। इसको इसी को कहते हैं नेचर ऑफ द रूट। रूट का नेचर कैसा है चेक करना।
ये है, इसको लिख भी लो कहीं पर, आगे भी क्वेश्चन में आएगा। अब इसमें बता बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। बी स्क्वायर माने माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, सी है 3, 16 माइनस माइनस बता रहे, अच्छा आ रहे, कितना आ रहा है, क्या हो गया, नो रियल रूट एग्जिस्ट। बी इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी एपी का nth टर्म ये है, अगर किसी एपी का, लिसन टू मी, pn दिया है आपको, कितना दिया है 6n + 1, तो ये बताइए कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा d। क्या प्रॉब्लम है, पहला टर्म निकालो, दूसरा निकालो, माइनस कर दो। पहला टर्म कैसा आएगा, n की जगह 1 रखो, tn हो गया, t1 हो गया, 6 × 1 + 1 यानी 7, t2 निकालो, n की जगह 2 रखो, d निकाल दो, इसमें से ये माइनस कर दो, a2 ये a2 ही तो है, t2 a2 एक ही बात है, a2 - a1 13 - 7 हाँ, अच्छा ये 2 है बेटा, 2 है, ये 2 है, मैंने गलत लिख दिया, इसका अच्छा 7 8 हो गया ये। आज से अब तो 6 ही आ रहा है फिर भी। अरे 6 ही तो आएगा, 6 आएगा आंसर। 14 ही क्वेश्चन थे ना। हाँ ये बहुत अच्छा है, देखिए क्लास 10 बी स्ट्रेट, कमर सीधी, एकदम सीधी, और सीधी, कितनी सीधी हो सकती है देखो। ये जो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, ये हर बार एक ही नंबर में आए ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी 2 नंबर में भी आता है, कभी एक में भी। अगर ऑप्शन में आएगा तो एक ही में आएगा, अलग अलग तरीके से दिया जाता है। असर्शन रीज़न का मतलब क्या होता, सुनिए। एक होता है असर्शन, एक होता है रीज़न। असर्शन एक सेंटेंस होता है और ये भी एक सेंटेंस ही होता है, लेकिन ये एक कॉज भी होता है, कारण। आप देखो, मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, बादल हो रहे हैं इसलिए आज बारिश हो। मैंने पहला सेंटेंस बोला बादल हो रहे हैं, तो ये हो गया असर्शन एक तरीके से। अगर मैं इस इसलिए को हटा दूँ और खाली 2 सेंटेंस बोलूँ, बादल हो रहे हैं बारिश होगी, तो पहला हो गया असर्शन, दूसरा हो गया रीजनिंग, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस का कारण बताता है, रीज़न, ठीक है, कि क्यों बारिश होगी, ठीक है ना। तो एक रीज़न होता है, एक उसका इफेक्ट होता है। बात समझ में आ गई। तो इसमें 4, और कभी कभी ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे मैं बोलूँ बाहर बादल हो रहे हैं, प्रिंसिपल मैम घर चली गई, दोनों अलग अलग हैं। भाई बादल हो रहे हैं इसलिए थोड़ी प्रिंसिपल मैम घर चली गई, माने दोनों में आपस में रिलेशन नहीं। आप सुनिए, अगर पहले इसको चेक कैसे करते हैं, पहले सेंटेंस में देयरफॉर लगा लो, इसलिए लगा लो अपने मन के अंदर, और फिर दूसरे सेंटेंस को बोल के देखो, तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता चल जाएगा। अब कभी कभी क्या करा जाता है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल अलग दिए जाते हैं, और कभी कभी ये सेंटेंस सही दिया जाता है, ये गलत दिया जाता है, या कभी ये गलत दिया जाता है, ये सही दिया जाता है। तो इसमें हमेशा ही इसी 4 तरीके के ऑप्शन होते हैं, जो 4 यहाँ लिखे। क्या पहले सेंटेंस में वो कहता है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का राइट एक्सप्लेनेशन है, यानी आर ए का कारण है, यानी आर ही ए को एक्सप्लेन कर रहा है। पहला ऑप्शन ये होता है। दूसरा होता है कि ए और आर ठीक तो हैं, जैसे मैं बोलूँ प्रिंसिपल मैम बारिश हो रही है, प्रिंसिपल मैम घर चली गई। अब हो सकता है दोनों बातें ठीक हो, माने बारिश भी हो रही है, प्रिंसिपल मैम घर भी चली गई, पर इन दोनों में रिलेशन नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। माने सेकंड वाला सेंटेंस पहले वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्या देखो
ठीक है, तो ये 2 सेंटेंस मैंने बोले, दोनों ठीक बोले, लेकिन दोनों आपस में इंटर रिलेटेड नहीं थे। अब कभी कभी क्या होता है, मैंने यही 2 बोल रही हूँ, देखो बारिश हो रही है, प्रिंसिपल मैम घर चली गई। हो सकता है बारिश हो रही हो, ठीक है, वो ठीक हो, लेकिन प्रिंसिपल मैम घर चली गई, ये ठीक नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि असर्शन सही होता है, कई बार ऐसा होता है पहला सेंटेंस सही होता है, असर्शन सही होता है, जैसे बारिश हो रही है, मान लिया एक्चुअल में हो रही है, लेकिन मैंने दूसरा सेंटेंस गलत बोला, मैंने प्रिंसिपल मैम घर नहीं गई, तो उसमें लिखा होता है असर्शन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग। ये तीसरे ऑप्शन में होता है हमेशा, सी में। ए मैंने बता दिया, बी बता दिया। ए में क्या होता है, ए एंड आर बोथ आर राइट, मतलब ये वाला ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का राइट एक्सप्लेनेशन है। दूसरे में होगा ए और आर ठीक तो हैं, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा होता है कि ए सही है पर आर गलत है। और चौथा होता है कि ए गलत है, आर सही है। जैसे मैं बोलूँ बारिश हो रही है और प्रिंसिपल मैम घर चली गई, प्रिंसिपल मैम हो सकता है घर चली गई हो लेकिन बारिश नहीं हो रही हो, समझ में आ रहा है। तो ये 4 ऑप्शन इसमें हमेशा ही दिए होते हैं और आपको रिलेट करके देखना होता है। पहले 2 के लिए आप एंड लगा के देख लीजिए, या इसलिए लगा के देख लीजिए, या देयरफॉर लगा के देख लीजिए। अगर आपका कंसेप्ट बिल्डिंग ठीक है तो वो आपको आंसर आ जाएगा। पहला है √5 इज इर्रेशनल नंबर, ये बिल्कुल सही है, सब जानते हैं। तो यानी ए तो ठीक है, ये आपको पक्का पता है। अब पता कब नहीं होता है, जब हमने पढ़ा ही नहीं होता, वरना हमारे पढ़े हुए होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इर्रेशनल, ये कह रहा है कि किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इर्रेशनल होता है, बिल्कुल सही। हर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक होता है। और सेकंड वाला सेंटेंस जो है पहले वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। √5 इसीलिए इर्रेशनल है क्योंकि वो प्राइम नंबर है और उस पर रूट लगा हुआ है। बात समझ में आए, ठीक है। इसका मतलब क्या बना, √5 इज इर्रेशनल बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इर्रेशनल। बिकॉज लगा के देख सकते हो ना तुम, इसमें सही बन रहा है सेंटेंस। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बात समझ में आ गई। मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकती थी, मैंने इतनी कहानी और इतने एग्जाम्पल इसलिए दिए कि आप इसका कंसेप्ट को समझ पाए। समझ आ गया आपको? अरे समझ आ गया? अब बताइए 15 में से कितने नंबर बन रहे हैं? 15 आउट ऑफ 15 वाला कोई नहीं होगा, 15 आउट ऑफ 14 वाला कोई नहीं होगा, 15 आउट ऑफ 13 वाला है कोई, 15 आउट ऑफ 12 गुड, 15 आउट ऑफ 11 गुड, 15 आउट ऑफ 10। अब सुनिए मेरी बात, एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप सोचते हैं कि मैं ये भी सही करके आया हूँ, वो भी सही करके आया हूँ, पर जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो कितना सही करके आया है, और तब आपको भी पता चलता है कि आपने क्या गलती करी, अगर आपको कॉपी देखने को मिल जाए तो। और बोर्ड में दुर्भाग्य ये है कि कॉपी देखने को नहीं मिल सकती, मिल तभी सकती जब आप स्पेशली कॉपी खुलवाएं, ठीक है। तो कॉपी तभी खुलवानी चाहिए जब अपने आप पे पक्का विश्वास हो कि मेरे नंबर बढ़ सकते हैं। अगर अपनी स्थिति खुद ही डामाडोल है तो कॉपी खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि मेरा ये क्वेश्चन 100% सही है और गलत चेक हो सकता है कि किसी कॉपी में गलती, तो अब आप कॉपी की एक कॉपी मांग सकते हैं। उसका लीगल प्रोसीजर होता है, CBSE से कॉपी मांगना, आपको उसकी एक फोटोस्टेट कॉपी दी जाती है, ठीक है। और एक होता है कॉपी खुलवाना, एक होता है उसकी एक कॉपी मांगना, एक होता है रीचेकिंग करवाना, जिसमें कि मान लिया अगर आप एक नंबर से फेल हो गए, 33 में से 32 आ रहे हैं, तो आप ये अगर सोचते हैं कि आपने घर में भी एनालाइज किया, पेपर मिलाया घर आके, कहीं से भी रिफ्रेशर से, RD शर्मा से कहीं आपको मिलते जुलते क्वेश्चन मिल गए और आपको लगा नहीं जी मेरे तो 33 नंबर बन रहे थे, हो सकता है मेरी कॉपी गलत चेक हुई, तो उस दशा में आप कॉपी को रीचेकिंग के लिए या खुलवाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बात समझ आ गई आपको सबको? ये थे आपके 15 क्वेश्चन। अब ये बताइए इस 15 में से कोई भी ऐसा था जिसमें आपको 2 से 3 मिनट लग गए? कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं, सिर्फ आपको लग रहा था कि मैथ्स का पेपर बहुत टफ आया है। अब ये बताओ कि मैथ्स का पेपर टफ आया है कि आपने पढ़ाई कम की थी? ये अभी एक सेक्शन, और मुझे लगता है कि आपको यही सेक्शन सबसे टफ लग रहा होगा, सेक्शन 8। आपको ये लग रहा था ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आए हैं, हमने तो पढ़े ही नहीं। तो बेटा ये भूल जाइए क्लास 10th में कि बुक के एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, ये भूल जाइए। आपको कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन बुक से नहीं आएंगे कि सारे मैं बुक से उठा के दे दूँ।
बोर्ड में भी नहीं आते हैं, बेसिक में भी सारे बुक से आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कंसेप्ट बुक का आएगा बस। पीरियड हो ही नहीं वाला है, सेक्शन बी हम कल करेंगे, बी सी डी कल बताएंगे, कल कल पूरा चले मेरे से ऐसा नहीं। जीरोस तो दो ही होंगे बेटा, एक्स एक्सिस को जहाँ कट करता है वो जीरो होता है, वाई एक्सिस में कट कर रहा है उससे मतलब थोड़ी है, ये मैंने कई बार बताया आपको। हैं? पैराबोला है, ये तो बताई हुई बात है, क्यों पूछ रहे हो? अरे ये पैराबोला शेप होती है तो मैंने बताया है, ये क्वाड्रेटिक का आता है 8 क्लास 10। लिसन टू मी, ये ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, ये बताया है आपको, आपकी बुक में भी है। ये इसमें 2 जीरोस होते हैं मैक्सिमम, ये भी बताया, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है और नहीं हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होते। और जीरोस वो होते हैं जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, वाई एक्सिस से मतलब नहीं। आप द शेप ऑफ द पोस्ट shown in is स्पाइरल, इलिप्स, लीनियर, पैराबोला। किसका पूछ रहा है ये? उसके बाद है इन द ग्राफ दिस इज दिस, हाउ मेनी जीरोस? पॉलिनोमियल फाइंड करना है, दोनों जीरो, एक एक्स इक्वल्स टू -2 है और एक एक्स इक्वल्स टू 4 है, एक है, अभी तो बताया ऐसा क्वेश्चन। अरे 2 जीरोस है, एक एक्स इक्वल्स टू -2 यानी एक्स प्लस 2 हो गया, एक हो गया एक्स माइनस 4, मल्टीप्लाई कर लो, पॉलिनोमियल मिल जाएगा। बाकी कल इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बेल हो गई।